अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खतूत लिखने, उनसे मुसलसल अपीलें और मुतालबात करने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त करने और मौजूदा हालात का नोटिस लेने की इस्तदा करने के बाद आज बिलाखिर तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हो गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुलकर अपना मौक़िफ़ और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस के सामने रख दिए हैं। 11 फरवरी को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि कौमी अदालती पॉलिसी से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर्स को भी तजावीज़ के लिए कहा गया है। इंसाफ की फरहमी से मुताल्लिक भी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांगी हैं। इसके बाद 2 दिन पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। फिर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और आज तहरीक इंसाफ के वफ्द ने उनसे मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान, शिबली फराज, अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और लतीफ़ खोसा शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें, मैं उसका जवाब दूंगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशन बैठने चाहिए। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा, कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। हमारे एमएनएस को और उनकी फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर करवाया गया। उन्होंने हमें बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन अभी बाकी है। हमारे रिजर्व सीटों पर 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी दे दी, वो आज तक नहीं हुआ। हमने कहा हमारा सेनेट्स का इलेक्शन, बलूचिस्तान का इलेक्शन अनाउंस हुआ, KPK के सेनेट का इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, वो फिलहाल अभी पेंडिंग। कमीशन से रिलेटेड पिटीशन है वो पेंडिंग है, ह्यूमन राइट्स पिटीशन आपके सामने पेंडिंग है, बेलों के मैटर पेंडिंग है। हमने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आला जुर्म बना दिया गया है। निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है एक आला कार के तौर से। अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल शरीयत कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें, जो एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो किस तरह करूँगा। जबकि मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाहात के एजेंडे पर स्टेक होल्डर से वसीतर मुशावरत की अपनी कोशिशों के तौर पर चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की क़यादत को मदऊ किया, जिस पर PTI की क़यादत ने उनकी रिहाइशगाह पर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने PTI के वफ्द का खैर मकदम किया और उन्हें कौमी जुडिशल पॉलिसी बनाने वाली कमेटी के आइंदा इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया कि अदालती इस्लाहात को बुनियादी कौमी एजेंडा बनाना चाहिए और इसको 2 तरफा ताबून हासिल होना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने PTI के बानी, पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। उन्होंने शिकायत की कि अपोजिशन की क़यादत के मुकदमात एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर जानबूझकर मुकर्रर किए जाते हैं ताकि अदालतों में पेशी नामुमकिन हो जाए। पार्टी क़यादत के मुकदमात का दिफा करने वाले वकला और कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। जेल हुक्काम अदालतों के अहकामात की तामील नहीं कर रहे हैं। PTI के वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात रजिस्टर्ड हैं और उनके इज्तिमा और इज़हार राय के हक को दबाया जा रहा है। उमर अयूब खान ने मजीद कहा कि मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है और मुआशी बहाली सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब अदलिया खुद को मजबूत करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। दूसरे शुरा ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खदशात जाहिर किए। ताहम उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया को इस्लाहात की ज़रूरत है और लोगों को रिलीफ मिलना उसी वक्त मुमकिन है जब ज़िला अदलिया मुकदमात से तेज़ी से निपटेगी। सेनेटर अली जफर ने दरख्वास्त की कि उन्हें लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जरिए दी गई पॉलिसी तजावीज़ का जवाब देने के लिए वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने दीवानी और फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कीमती तजावीज़ फराहम की और कहा कि मज़ीद सिफारिशात को मुकर्ररा वक्त में शेयर किया जाएगा। उमर अयूब खान के अलावा सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा और बाबर अवान ने भी इस इजलास में शिरकत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन तंजीला सबाहत ने
चीफ जस्टिस की मुआवनत की, जबकि इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इससे पहले इमरान खान ने 24 जनवरी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पाकिस्तान में आईनी निज़ाम की तबाही के उन्वान से एक तवील ख़त में सुप्रीम कोर्ट से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी जुल्म व सितम का सदेबाब करने और अवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या एक से ज़्यादा कमीशन कायम करने की इस्तदा की थी और ख़त के साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की गई थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 11 फरवरी को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख़त मिलने की तस्दीक की थी और इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा था कि इमरान खान का ख़त मिल गया है जिसमें संजीदा नोयत के नकात शामिल हैं। इमरान खान ने ख़त के साथ दीगर मवाद भी मुंसलिक किया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने ख़त जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। कमेटी से कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद दावा किया है कि चीफ जस्टिस ने तहरीरी मुतालबात तलब कर लिए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतों की मनसूखी के लिए अपील दायर कर रखी है। इसके अलावा 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपील और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असाद मलिक साहब मौजूद हैं। असाद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। असाद मलिक साहब, जो कानून साजियाँ हुई और जो आइन साजी हुई उसके बाद जो अदालत का मामला है वो तो आप करीब से देख ही रहे हैं, तारीखी तौर पर भी देखा है, अब भी देख रहे हैं। नाउ इस सिचुएशन में मुलाकात होती है तहरीक इंसाफ के वफ्द की और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस के सामने हमने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दें, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको लगता है जवाब के अलावा कोई रिलीफ मिल सकता है अदालती निज़ाम से? कोई ऐसा डायनामिक्स आपको नज़र आ रहे हैं अदालती निज़ाम के इस वक्त? देखें शाहजेब, 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है अदलिया में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी के पास तो अब 184(3) का इख्तियार भी नहीं है, वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं है। अब 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट जो जुरिडिक्शन है वो आईनी बेंच करेगा, जिसकी सरबराह जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं और उस कमेटी में अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे हैं जो आईनी बेंच की है। मोहम्मद अली मज़हर और जमाल मंदुखेल हैं, वो पावरफुल हैं। अगर कोई ग्रीवेंस उनके हैं इन्फोर्स डिसअपीरेंस के या और कई पटिशन जो हर मामले में पीटीआई की पेंडिंग है, तो वो आईनी बेंच ने टेकअप करनी है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के पास कोई ऐसा इस वक्त इख्तियार नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, वो ख़त उन्होंने पास ऑन कर दिया आईनी बेंच को। आईनी बेंच उस पर डिसाइड करेगा कि क्या 184(3) का मामला ये हम टेकअप कर सकते हैं, पटिशन रिक्वायर है, क्योंकि सो मोटो का इख्तियार भी अब ख़त्म हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो बाकी हाई कोर्ट में जो हो रहा है, लोअर जुडिशरी में हो रहा है, उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि याया अफरीदी साहब कोई ज़्यादा यानी कोई इफेक्टिव कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई पीटीआई को रिलीफ दिलवा सके। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को चीफ जस्टिस साहब से अच्छी बातें तो सुनने को मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चांस नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ हो। और जो इमरान खान साहब की अपनी भी शिकायत थी उस पर भी चीफ जस्टिस ने यही कहा कि 184(3) के जरिए आईनी बेंच ने ही ये मामला देखना है और ज़ाहिर कंसर्न्स को उन्होंने ज़रूर कहा था कि कंसर्न ज़रूर हैं, जो मामला उठाए गए वो अहम ज़रूर हैं। अब दूसरा इशू है 5 जजेस का, जो कि सीनियरिटी के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ज़ाहिर एक आईनी बेंच बन गया, अगर ये आईनी मामला है तो वो भी उसी तरफ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत अहम है खुद तहरीक इंसाफ के अपने केसेस के लिए, और जबकि सलमान अकबर राजा साहब ने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद का नहीं इजहार किया है कि जो सीनियरिटी का मसला है या नए ओथ का जो मसला है, अगर कुछ नए जजेस आए हैं उसमें कोई रिलीफ मिलेगा। आपको लग रहा है यहाँ कुछ हो सकता है? एक बात मैं शायद ऐड कर दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, वहाँ उनके पास इख्तियार है। पीटीआई की कंप्लेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान के खिलाफ, जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट है। क्या पीटीआई ने उस हवाले से बात की है कि वो टेकअप की जाए? मेरा ख्याल है कि कोई इलामिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, वो चीज़ थी उनके इख्तियार में। बाकी जहाँ तक 5 जजेस के हवाले से मामला है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो मामला आईनी बेंच ने देखना है। याया अफरीदी साहब तो पेशावर हाई कोर्ट में वो नंबर 2 जज को सुप्रीम कोर्ट लाना चाह रहे थे, वो भी नहीं ला सके। और
इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीनियरिटी के हवाले से डोगर साहब की जो सीनियरिटी दी गई है वो नहीं बनती, वो उन्होंने खुल के बात की, लेकिन एग्जेक्टिव इतनी डोमिनेट है कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं और आमिर फारूक साहब ने उनको यानी बना दिया है तो सीनियरिटी में सीनियर पुनी जज। तो मेरा ख्याल है कि 5 जजेस का जो मामला है वो आईनी बेंच के सामने अब जब आएगा तो उसमें जो लैंग्वेज है आर्टिकल 200 की वो तो बड़ी क्लियर है कि जी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ट्रांसफ़र क्यों की गई, क्यों सरफराज डोगर साहब को ही चुना गया, जो मेलाफाइड का आंसर है वो देखा जा सकता है, लेकिन पिटीशन में सच बात नहीं हुई। लीगल ग्राउंड पे 50-50 पोजीशन है, गो के आरा तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जो टेक्स्ट है वो बड़ा क्लियर है कि ट्रांसफ़र हो सकती है। इंडिया को देखें तो वहाँ ट्रांसफ़र के साथ सीनियरिटी वही मिलती है जो हाई कोर्ट के जज की पहले होती है, तो वो देखा जाए तो फिर तो इंटरप्रिटेशन आमिर फारूक साहब की ठीक है, लेकिन अगर उसको किस तरह डिफरेंशिएट, क्योंकि पहली दफ़ा ये आर्टिकल 200 इस तरह इन्वोक हुआ है, ख़ासकर 18वीं तरमीम के बाद हम देख रहे हैं, तो देखते हैं। और मुझे सर ये भी बताएगा कि ज़रा पिछले 14-15 साल में क्या कुछ नहीं आपने कवर किया बतौर कोर्ट रिपोर्टर, जब एक बहुत ताकतवर अदलिया भी देखी जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी भी हुई, फिर अदलिया का गठजोड़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी देखा गया, और फिर अब ये एक निज़ाम है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि आइन और कानून बनाकर किस तरीके से अदलिया को मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि कमज़ोर कर दिया गया है। आपके ख्याल में ये जो इस वक्त निज़ाम है ये पहली दफ़ा देख रहे हैं जो जिसमें बाकायदा पार्लियामेंट के ज़रिए एक कंट्रोल आया है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कंट्रोल पॉसिबल नहीं था कि अगर अदलिया के अंदर जजेस सपोर्ट फ्राहम ना करते। 26वीं तरमीम में जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A का फैसला जिस टाइम किया उसके बाद सूरत हाल चेंज हुई। इस तरह अगर आप देखें जो लॉ मेकर 3 डी सीट हुई है PTI के और 3 नून लीग को सीटें मिली, वो आपके सामने है। रिजर्व सीट के केस में आपने देखा कि अदलिया तकसीम थी, तो अदलिया के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह से एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट स्ट्रांग हुई है, और खासकर एग्जेक्टिव स्ट्रांग हुई है। पार्लियामेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एग्जेक्टिव कुछ ना कर पाती अगर सपोर्ट अंदर से ना होती। अगर ये आईनी बेंच इस वक्त केस जो बना है, 7-8 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इनको किसी ने नहीं रोका कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का केस जो है जल्दी डिसाइड कर देते। ये नहीं टेकअप हो रहा। आज फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस जो है ट्रायल अलाउ हो गए हैं, फैसले अलाउ करवा दिए गए हैं। अब जो है वो केस चल रहा है 100 दिन में। अगर आप आईनी बेंच की कारकर्दगी देखें, 1.5 सफ़े का रिपोर्टेड जजमेंट है, कुछ भी नहीं आईनी बेंच ने किया, सिर्फ जो है वो रिमार्क्स आते हैं, कोई जुरिस्प्रूडेंस से वाल नहीं हुई। अगर साकिब ने साथ गलत किया, इफ्तिखार चौधरी ने गलत किया, उस जुरिस्प्रूडेंस को रोल बैक होना चाहिए और ये बिल्कुल एक जजमेंट आने चाहिए कि जी ये जुडिशल ओवर रीच हुई है एग्जेक्टिव के मामलात में, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आइडियल सिचुएशन है एग्जेक्टिव की। इतनी मिसाली तलक़ात और इतना डोमिनेंट रोल मैंने एग्जेक्टिव का अदलिया पे गुज़श्ता 15 साल में नहीं देखा। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक, तफसीलात बता रहे थे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद सीनियर साहब तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब जाहिर है तहरीक इंसाफ हाथ पांव मार रही है, इस निज़ाम के अंदर से कोई रिलीफ मिल जाए इसकी भी भरपूर कोशिशें कर रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब अदालती निज़ाम पर भी एक मजबूती हमें नज़र आती है रियासत की, उसमें कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई रिलीफ ऐसा मिल सकता है कि जिसको मुक्तदरा और हुकूमत के निज़ाम में कोई खलल पड़े। छोटे मोटे रिलीफ तो मिल सकते हैं, लेकिन ये रिलीफ कि अगर मुक्तदरा और हुकूमत नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो तो शायद वो ये ना कर सकें। शायद वो सीटें जो जिनको वो चाहते हैं या जिस तरह का धांधली का वो निज़ाम चाहते हैं कि उनको जो उनकी डिमांड्स हैं उनके मुताबिक मिल जाए, मेरा ख्याल है कि उस काबिल तो कोई भी नहीं है कि ये सब कुछ बदल दे, क्योंकि इसके बदलने का मतलब तो ये होगा मुक्तदरा की ताकत का खात्मा। इसका मतलब तो ये होगा कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा, और ज़ाहिर है ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। और हमने देखा कि जब बड़ी यानी मुक्तदरा मुखालिफ कुछ जजेस थे या मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ कुछ जजेस थे, जब उन्होंने कुछ फैसले किए तो वो नहीं माने गए और उन पे अमल ही नहीं किया गया। तो जो स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन आर्म है
वो तो जाहिर है अदलिया नहीं है ना, अदलिया तो फैसला दे सकती है, इम्प्लीमेंटेशन आम तो जाहिर है हुकूमत होती है, मुक्तदरा होती है। तो वो ये फैसला कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा फैसला हो जिससे निज़ाम को खतरा पैदा हो जाए तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तस्लीम करेगा। और तो बड़े साहब इस सिचुएशन में अब ज़ाहिर इमरान खान साहब कभी खुले ख़त लिखते हैं, उन खुले ख़त में भी हमें नज़र आता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट करते हैं, फिर ये भी खबर आती है कि बैक डोर से इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, फिर आर्मी चीफ को बराह रास्त हमें नज़र आया कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है, जो बैरून मुल्क रहनुमा हैं या हामी यूट्यूबर्स हैं वो उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, फिर या बरतानिया में उनके खिलाफ एहतजाज की बात। आपको लगता है ये सब कुछ डेस्परेट मूव है या एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव अभी तक तो साबित हुई है। इससे ये तो हुआ है कि फौज को आप मिलाइन कर लें, आर्मी चीफ को मिलाइन कर लें, हुकूमत को मिलाइन कर लें, साफियों को मिलाइन कर लें, लेकिन मुझे ये आप बताएं कि 9 मई के बाद क्या पीटीआई को कोई रिलीफ मिला है इस स्ट्रेटेजी से? जिस स्ट्रेटेजी से रिलीफ की बजाय और ट्रबल पैदा हो रही है, क्या वो स्ट्रेटेजी ठीक हो सकती है? मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है इस स्ट्रेटेजी में एक फ्लॉ है उसकी, और मेरे सामने पूरी तारीख है पाकिस्तान की कि किस तरह से जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो किस तरह से मुक्तदरा को डील करते थे, बेनज़ीर भुट्टो ने किस तरह से डील किया। 1986 में आई तो मुक्तदरा से मुज़ाकरात करके आई, जब उनका लाहौर में जुलूस हुआ, जब वो हुकूमत में शामिल होना था, मेजॉरिटी उनके पास थी, आवाम की उमंगें उनके पास थी, लेकिन उन्होंने मुक्तदरा के साथ मामला तय किए। 3 वजीर मुक्तदरा की मर्जी के और सदर पाकिस्तान भी मुक्तदरा की मर्जी का था। नवाज शरीफ जो है बिल्कुल फौज की मर्जी से आए, मुक्तदरा उनको 1990 में लेके आई, और लेकिन 5 वजीर अपने और सदर भी अपनी मर्जी का जो है उन्होंने रखा, फिर उनको इक़्तिदार मिला। तो ये तो हमारी तारीख है। तो उसमें या तो कोई हम ऐसी कोई पीटीआई को ऐसी बगावत में कामयाब हो जाती, कोई इनकलाब ले आती, पार्लियामेंट के अंदर इतनी तरमीम कर लेती, तो फिर तो ये तवक्कुआत जो थी वो पूरी हो सकती थी। अदरवाइज जब तक पाकिस्तान जैसी हाइब्रिड स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से निज़ाम चलना है तो उस वक्त तक तो ये मुमकिन नहीं है, या एस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसके लिए तो इनकलाब लाना पड़ता है, बगावत करनी पड़ती है। तो वो हमें पता है कि अब पीटीआई में वो अहलियत नहीं है, और अब उसकी वो बार्गेनिंग पोजीशन भी कमजोर हुई है। हाँ, ग्रैंड जो अपोजिशन अलायंस बना है उससे फिर कुछ वो संभले हैं, लेकिन क्या वो इसको चला सकेंगे, क्या कोई एहतजाजी तहरीक चला सकेंगे? मुझे लगता है इमरान खान की जाती तौर पर अपनी पार्टी पर और अपने सपोर्टर्स पर गिरफ्त कमजोर पड़ी है। उनकी चूंकि कोई तंजीम नहीं है नीचे तक जो लोगों को बाहर ला सके, ग्रास रूट तक, जो उनका पैगाम जो है उसके बाद मोटिवेशन कर सके, इसलिए भी वो कमजोर हुए हैं। मगर राय साहब, क्योंकि आपने पाकिस्तान की तारीख का जिक्र किया, पाकिस्तान की तारीख में लीडरान ने कुछ स्टेप पीछे लेकर मौका देखकर अपनी स्पेस बनाने की कोशिश की। यार नजर आता है कि इमरान खान साहब से जितना उनके बारे में कहा जाता था वो अंदाजे भी गलत साबित हुए हैं। कहा जाता था वो जेल नहीं काट पाएंगे, जेल उन्होंने काटी है, वो फौरी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, मगर वो जो बात करते हैं मीडिया से या उनके सोशल मीडिया से जो बात होती है वो सख्त ही होती है, वो एस्टैब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद ही होती है। 3 साल हो गए उन्हें इख्तिदार से निकले हुए, तकरीबन 1.5 साल होने को है उन्हें जेल में गए हुए। तो ऐसी सूरत में आपके ख्याल में ये सस्टेनेबल है कि उनके ऊपर इस क्रैकडाउन के साथ आगे चला जा सके? नहीं, देखिए, लेजिटिमेसी पर और मोरालिटी के क्वेश्चन तो हैं, और ये हमारे यहाँ कई दफ़ा हुए हैं। बड़े लंबे मार्शल लॉ रहे हैं, बड़ी लंबी हाइब्रिड हुकूमतें रही हैं जिनके ऊपर इलिजिटिमेसी के और मोरालिटी के क्वेश्चन रहे हैं। और आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि मसालियत होती, जिसका मैं तो शुरू से पहले दिन से हमेशा मुअय्यद रहा हूँ कि सियासी पार्टियों का और स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठ के मसालियत करनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम वाशी इस्तेकाम के साथ जुड़ा होता है। और जब आप मुल्क की इतनी कसीर आबादी की नुमाइंदा तहरीक इंसाफ जो है उसको सिस्टम से और रियासत से शिकायत हैं, तो जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि मुल्क स्टेबल हो गया है। उस वक्त तक ये क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सियासतदान ही होता है जिसको रास्ता निकालना चाहिए। आप
आपको पता है कि मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है या रियासत का जो ताकतवर तबका होता है उसके अंदर लचक कम होती है। तो हमेशा किसी कौम के लीडर जो है वो सियासतदान इसीलिए होते हैं कि वो अपनी दानिश से, अपनी विजडम से वो क्राइसिस से निकल जाते हैं। तो लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही कि जिस विजडम से इससे निकलना चाहिए और फिर मुश्किल हालात से निकल के फिर अपनी जो स्ट्रेटजी होती है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले आप हमेशा एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो आपके लिए आसान हो जाए और आपके जो मुखालिफ हैं उनके लिए मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया। और ऐसा भी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम खबर जिसको हम मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, उसमें आज एक अहम डेवलपमेंट हुई, उसकी तफसीलात आपको सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 6 जनवरी को कराची से अगवा के बाद कत्ल होने वाले 23 साल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई करके जली हुई लाश से डीएनए के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। अदालती अहकामात के तहत आज मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई और फिर लाश को ईदी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ईदी हुक्काम को ख़त लिखकर हिदायत की है कि डीएनए की रिपोर्ट आने तक लाश को ईदी सर्द खाने में रखा जाए। अगर रिपोर्ट मस्बत आए तो आपसे कहा जाएगा कि लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाए और अगर रिपोर्ट मनफी आई तो आपसे कहा जाएगा कि लावारिस लाशों को दफन करने की अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक लाश को दफन कर दिया जाए। आपको हिदायत की जाती है कि दोनों सूरतों में रिपोर्ट जमा कराएं। आज कब्र कुशाई और सैंपल्स हासिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड की सरबराह पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीडिया को बताया कि लाश बहुत ज़्यादा जली हुई होने की वजह से डीएनए के लिए सैंपल्स लेना मुश्किल था, मगर हम 11 सैंपल्स हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मौत की वजह का तयन मुमकिन नहीं है। हमने अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कलेक्टेड 11 सैंपल्स फॉर डीएनए और उनको हम सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब में भेज रहे हैं। वजह मौत का तयन नहीं हो सके, अभी नहीं हो सके। भी बर्न्ड इतनी ज्यादा बॉडीज हों जिनके फिंगरप्रिंट्स जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास डीएनए का ही ऑप्शन रह जाता है और डीएनए का ऑप्शन ऐसी बर्न्ड बॉडीज में काफी डिफिकल्ट है कैरी आउट करना, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। सैंपल्स अभी चले जाएंगे, उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा विच टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 से 7 दिन में रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा आज मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिद आमिर शुजा भी कब्रिस्तान में मौजूद थे। बाद में उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से बात करते हुए कहा कि इब्तिदाई तौर पर पुलिस की तफ्तीश से हमें शिकायत थी, मगर अब तफ्तीश सही ट्रैक पर चल रही है। हुकूमत मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हमारे साथ मुस्तफ़ा के जो वालिद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, आज इस तमाम तर प्रोसेस में आप वहाँ मौजूद थे, क्या कहेंगे, मुतमईन हैं नहीं हैं? जी, मैं वहाँ पर मौजूद था और सारा प्रोसीजर मैंने खुद देखा है, विटनेस किया है और मैं मुतमईन हूँ उससे। शुरू में हमारी बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन अब जो तफ्तीश हो रही है वो सही ट्रैक पे चल रही है और हम यही चाह रहे हैं कि इसी ट्रैक पे चलते हुए इस बंदे को कैफरे किरदार तक हुकूमत पहुँचाए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दोनों बच्चों को कभी भी नहीं हाथ लगाया, कभी मारा तक नहीं, लेकिन जिस एक्सट्रीम के साथ इसके साथ ज्यादती की है ना, वो अभी तक वो हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जो आज ख़त्म हो रहा है और कल उसे मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम अरमगान की पुलिस की तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ जुर्म करने की खबरें भी आ रही हैं। साथ ही शरीक मुलजिम शराज भी पुलिस की तहवील में है। अब तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, बात करेंगे पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP अनिल हैदर से। अनिल हैदर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अनिल, ज़ाहिर है बहुत सारी इतलात आ रही हैं, फिर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ पुलिस की तरफ से भी ज़राए के तहत खबरें आ रही हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को बताइए कि अब तक कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है, मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में भी, और जो आ रहा था कि जो आला तशद्दुद है वो मिला नहीं मिला, क्या कुछ अभी तक पता चला है? हाँ जी, इसमें देखें, इसमें तहकीकात जो है, तफ्तीश कह लें, तहकीकात कह लें, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो मरकजी मुल्ज़िमान है वो गिरफ़्तार हुए हैं इसमें अभी तक। उसमें जो मेन अक्यूज़्ड है वो भी गिरफ़्तार हुआ है। उसकी इंटरोगेशन के ऊपर हमने जो उसका को एक्यूज़ था वो गिरफ़्तार किया है और फिर को एक्यूज़्ड की जो इंटरोगेशन के ऊपर हमने जो मुगवी की किडनैपिंग की जो डेड बॉडी है उसकी वेयर अबाउट्स का पता चलाया, फिर उनकी कार का पता चलाया, फिर वो सारे वकूए का इल्म जो है उनकी इंटरोगेशन के ऊपर हमने वो किया। उसी की बेसिस के ऊपर आज जो डेड बॉडी की हमने एक्सहुमेशन जो है वो करवाई है, उस वहाँ से डीएनए के सैंपल्स लिए हैं और वो डीएनए के सैंपल्स हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए मुतल्लिका लैब में जमा करवा दिए। अब हमें इंतज़ार है कि वो एक दफ़ा डीएनए की शिनाख्त हो जाए डेड बॉडी की, तो हम इसमें मज़ीद उसी हवाले से फिर इसमें पेशरफ्त करेंगे।
सब जो अरमगान के कहा गया कि दो मुलाजमीन भी पुलिस की हिरासत में है, फिर उसका दोस्त भी, जो सबके बयानात हैं अरमगान के, मुलाजमीन के, दोस्त के, वो सब आपस में मैच कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से? देखिए, इसमें जब हमने ये सर्च कंडक्ट की थी तो वहाँ से हमने उसके बाद हमने शक की बुनियाद पर 2 बंदे वहाँ से लिए थे, फिर हमने उनको वहाँ से रिलीज़ किया था। उनके बयानात में और इनके बयानात में जो हमने इनका जो को-एक्यूज़्ड है बिल्कुल मुताबिकत है, तो उन्हीं के बयानात के ऊपर ही हमने वहाँ से खून के नमूने हासिल किए। खून के नमूने हमने सैम्पलिंग के लिए जब भेजे तो उसकी शनाख्त जो किडनैपी है मुस्तफ़ा अमर, उनसे मैच कर गई, पैटर्निटी इंडेक्स मैच कर गया। और ये बताइएगा कि जो इनके घर से असलहा, मुतअद्दिद लैपटॉप बरामद किए, क्या उससे भी कोई शवाहिद पुलिस को मिले हैं? और जो तशद्दुद की बात आ रही थी कि पहले घर पर तशद्दुद किया, फिर वहाँ पर गाड़ी में डाल के ले गए और फिर जला दिया, इस हवाले से जो हालात व वाक़यात सामने आ रहे हैं वो भी वही हैं जो मीडिया पर बयान किए गए या ज़राए से पता चले? जी, इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि इन्होंने पहले वहाँ पर तशद्दुद किया है, तशद्दुद करने के बाद ये फिर वहाँ पर ले गए हैं और फिर वहाँ पर ये बॉडी को उन्होंने टॉर्च कर दिया है अलॉन्ग विद द बॉडी। तो ये अभी जो हमारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बिल्कुल इसी तरीके से वो चल रहा है, इसी तरीके से वो है। और इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ से असला और दीगर लैपटॉप्स वगैरह मिले, हमने वहाँ से वो कन्फिस्केट करके मुतल्लिका इदारों को, जैसे हम FIA को लैपटॉप्स के हवाले से लिखते हैं कि वो अपनी तहकीकात का आगाज़ करें, और हमने CTD को असले की ऊपर जो है वो तफ्तीश करने के लिए कहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे कस्टम का कुछ सामान मिले तो हम कस्टम को कह देते हैं। इसी तरह किसी भी इदारे से हम अगर कहीं सर्च करते हैं और कोई हमें चीज़ें ऐसी मिलती हैं तो हम उनको रिपोर्ट लाजमी भेजते हैं ताकि वो अपनी उनके हवाले से तफ्तीश कर सकें। अच्छा, और ज़रा पहले पुलिस को रिमांड नहीं मिला था जिस पर बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी हुई, वज़ीर आला सिंध ने भी बहुत ज़्यादा जज साहब पर तनकीद की। इसके अलावा सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि जो जज के कमरे में अरमगान के वालिद बैठे हुए थे, क्या ये बात दुरुस्त है कि ऐसा ही था? जी, इसमें काफ़ी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम क्योंकि एक अदर साइड ऑफ द इक्वेशन है तो हम उसमें एक एहतियात भी बरतते हैं। कहने में हमने इसी के ऊपर इस्तदा की थी हाई कोर्ट से कि हमें सुना जाए। इसमें हमें IG सिंध उनकी तरफ से, हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से, CM साहब की तरफ से बाकायदा जब इनको सुपरवाइज करना इन चीज़ों को शुरू किया तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हुई। तो ये वो चीज़ें जो मैटर था हमारा, जो हमने जब प्रोसिक्यूशन भी काफ़ी इसमें हेल्पफुल थी। CPLC का इदारा इसमें काफ़ी ज़्यादा, उसका नाम ना लेना एक जो है वो बिल्कुल होगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी इसमें हेल्प आउट किया, सॉर्ट आउट किया। इसमें वफाकी साहस इदारा भी हमारे साथ था। तो ये जब एफर्ट ज्वाइंट हुई तो हमने इसमें फिर इसको हमने इशू को टेकअप किया। तो उसके बाद हाई कोर्ट में हमने इसकी जब रिवीजन फाइल की थी तो हाई कोर्ट ने फिर हमें जो ATC का जो ऑर्डर थे, जो उन्होंने जो कंसर्न कोर्ट ने किए हुए थे, उनको क्वैश कर दिया उनको। उसके बाद हमारी जो है वो दोबारा से रिमांड हमने वो हासिल करने में हमें थोड़ा टाइम हम लूज कर गए उसमें। लेकिन इसमें इस दौरान ये हुआ कि जो थोड़ा सा रिमांड हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिला था, वहाँ से जो हमें चीज़ें मालूमात मिली थी मुल्ज़िम से, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हमने कर ली थी। तो बिल्कुल बज़ाहिर थोड़ी सी हिकअप्स तो आई हैं, बिल्कुल आई हैं, लेकिन उस पर जो चूँकि हमने उसके ऊपर पेशरफ्त कर ली थी और वो भी एविडेंस कलेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऐसा सच उसका असर नहीं है, लेकिन बिल्कुल हिकअप्स आई हमें इनिशियल रिमांड में। बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ इसी केस में मुल्ज़िम अरमगान का 2 दफ़ा जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने वाले इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन से मुतालिक एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है। उनका एक अहम ख़त मंजर आम पर आ गया है। जज सैयद जाकिर हुसैन ने जब 2 बार मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहाँ इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया था। और फिर 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में समाअत में इसी रिकॉर्ड से ये इंकिशाफ हुआ था कि जज सैयद जाकिर हुसैन ने पहले मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड दे दिया था और तहरीरी फैसला भी लिख दिया था, मगर फिर कुछ घंटे बाद वाइटो से अपना लिखा हुआ फैसला बदलकर मुल्ज़िम अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ये रिकॉर्ड देखने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली थी और मुल्ज़िम के रिमांड का केस जज जाकिर हुसैन की अदालत के बजाय इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 को भिजवा दिया था, जहां से पुलिस को उसी दिन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया था। मगर आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन ने अपने रजिस्ट्रार को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर मुस्तफ़ा आमिर केस का रिकॉर्ड वापस न मिलने की शिकायत कर दी है और इस हवाले से अपने अहकामात पर अमल न करने पर अपने ही एक स्टाफ पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है।
प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर आपके सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट ने खातून डॉक्टर हैरेसमेंट केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद कर दी है। वाज़ेह रहे कि इस केस में हैरेसमेंट साबित होने पर मुलजिम मोहम्मद दीन को नौकरी से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया था। हैरेसमेंट के मुलजिम मोहम्मद दीन की अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की थी और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस बेंच का हिस्सा थे और इस अपील पर फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने इस केस के अलावा पाकिस्तान में काम की जगह पर खवातीन के साथ होने वाली हैरेसमेंट के हवाले से अहम नकात उठाए हैं। फैसले के आगाज़ में लिखा है कि जिनसी हैरेसमेंट का ताल्लुक सेक्स से नहीं बल्कि ताकत से है। इसके बाद फैसले में इस केस की तफसीलात बताते हुए लिखा गया है कि 30 दिसंबर 2019 को इस केस की जवाबदेहिंदा और खातून डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपने ड्राइवर और दरख्वास्त गुजार मोहम्मद दीन के खिलाफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत पंजाब के मुतसिब के पास शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत में डॉक्टर सिद्रा जफर ने मोहम्मद दीन पर हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया था। इस हवाले से तफसीलात बताते हुए डॉक्टर सिद्रा जफर ने अपनी शिकायत में लिखा था कि कैसे ड्राइवर मोहम्मद दीन ने उन्हें बदसलूकी, ज़बानी हमलों और किरदार कुशी का निशाना बनाया। इसके अलावा मोहम्मद दीन ने उनके बारे में मर्द साथियों के साथ अफेयर्स की झूठी अफवाहें भी फैलाई, जिससे उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचा और उसने दीगर अमले के सामने तौहीन आमेज कलमात भी इस्तेमाल किए। डॉक्टर सिद्रा जफर की शिकायत के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद दीन की जानिब से मिसकंडक्ट का यह सिलसिला मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद जारी रहा और 26 दिसंबर 2019 को जब डॉक्टर सिद्रा जफर अल्ट्रासाउंड रूम में एक मरीज का अल्ट्रासाउंड कर रही थी तो मोहम्मद दीन गैर कानूनी तौर पर कमरे में दाखिल हो गया और उसने बगैर किसी इजाज़त के इस पूरे अमल की वीडियो बनाई और बाद में इस वीडियो को फैलाकर डॉक्टर सिद्रा जफर पर झूठे और तौहीन आमेज इल्ज़ामात लगा दिए और मर्दों के साथ मुतादिद अफेयर्स का इल्ज़ाम लगाकर उनकी इज्जत और पेशावराना हैसियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा है कि यहाँ ये बात अहम है कि डॉक्टर के पास ड्राइवर को हटाने का बराह रास्त इख्तियार नहीं था, लिहाजा वो इस पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रखती थी। इसीलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने महकमे से दरख्वास्त की थी कि इस ड्राइवर को ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन जब महकमे ने ड्राइवर मोहम्मद दीन के ट्रांसफ़र के अहकाम जारी किए तो ड्राइवर ने इस हुक्म को मानने से ही इनकार करते हुए नए ड्राइवर को गाड़ी की चाबियां ही देने से इनकार कर दिया। इस बात पर नोटिस लेते हुए पंजाब के मुतसिब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में उसने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ताहम शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद मुतसिब ने इल्ज़ामात को दुरुस्त पाते हुए ड्राइवर मोहम्मद दीन को सज़ा सुना दी और 2010 के एक्ट के तहत उसे मुलाजमत से जबरी तौर पर रिटायर कर दिया। मुतसिब के इस फैसले के खिलाफ ड्राइवर मोहम्मद दीन ने गवर्नर पंजाब के पास अपील की, जो मुस्तरद हो गई। इसके बाद उसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, वहाँ से भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। केस का बैकग्राउंड लिखने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में मजीद लिखा है कि यह बात समझना ज़रूरी है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट एक संगीन आलमी मसला है जिससे मुख्तलिफ शोबों के लाखों अफराद मुतासिर होते हैं और दुनिया भर में हर 5 में से 1 या इससे ज़्यादा वर्कर्स किसी न किसी शक्ल में काम की जगह पर तशद्दुद या हैरेसमेंट का सामना कर चुके हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को मर्दों की निस्बत अपने करियर के दौरान हैरेसमेंट का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और काम की जगह पर हैरेसमेंट सिर्फ एक इनफरादी शिकायत नहीं है बल्कि ये एक सिस्टमिक मसला है जो ख़वातीन की मुआशी और प्रोफेशनल ग्रोथ को महदूद करके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी या सिनफी मसावात में दुनिया के 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर है और ख़वातीन के मुआशी किरदार में पाकिस्तान का नंबर 142 है, जिससे वर्कफोर्स में ख़वातीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल वाज़ेह होती है। ये तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार ख़वातीन को पेशा वराना माहौल में दरपेश मुस्तकिल चैलेंजेस को उजागर करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में है जहाँ सिनफी तफरीक ज़्यादा है। ऐसे में काम की जगह पर हैरेसमेंट से न सिर्फ इनफरादी तौर पर लोग मुतासिर होते हैं बल्कि इससे सिस्टमिक जेंडर इक्वालिटी भी मजबूत होती है, जिसके नतीजे में ख़वातीन की वर्कफोर्स में शिरकत महदूद हो जाती है और उनका मर्दों के मुकाबले में मुआशी फ़र्क मज़ीद बढ़ता जाता है। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट का तस्वुर जेंडर, पावर या ओहदों का फ़र्क बदसलूकी के एक सिलसिले को जाहिर करता है जो प्रोफेशनल माहौल में खौफ और जबर का माहौल पैदा कर देता है और ये इस इदारा जाती कल्चर से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है जो एक्सक्लूजन के एक मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से ख़वातीन की प्रोफेशनल
और मुआशी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शिरकत मुतासिर होती है। काम की जगह पर हैरेसमेंट और जिनसी हैरेसमेंट बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ताकत के अदम तवाज़ुन, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और उन समाजी उसूलों से जन्म लेते हैं जो सिनफी दर्जाबंदी को मजबूत करते हैं। और इसीलिए जिनसी हैरेसमेंट को महज एक जिनसी अमल के बजाय एक ताकत का मुजाहिरा समझा जाता है। मारूफ फेमिनिस्ट लीगल स्कॉलर कैथरीन मैकेनन जिनसी हैरेसमेंट को एक इनफरादी मिसकंडक्ट के बजाय जिन्स पर मबनी एक सिस्टेमिक इम्तियाज समझती हैं और सिनफी इम्तियाज से मुताल्लिक कैथरीन मैकेनन के एक मॉडल के मुताबिक काम की जगह पर पावर स्ट्रक्चर्स को हायरार्की के तौर पर देखा जाता है, जहां इख्तियार सीनियर मुलाजमीन से जूनियर मुलाजमीन तक मुंतकिल होता है। लेकिन इस मौजूदा केस से ये जाहिर होता है कि जेंडर पावर या सिनफी ताकत किस तरह से इस स्ट्रक्चर को मुतासिर करती है। यानी चाहे कोई फ़र्द ताकत की हायरार्की में निचले मकाम पर हो, मगर वो फिर भी मुआशरे की सिन्फ से मुताल्लिक उसूलों में जुड़ी इनफॉर्मल ताकत का हामिल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि हालांकि जवाब दहिंदा यानी डॉक्टर सिद्रा जफर हायरार्की में ड्राइवर से सीनियर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ड्राइवर की तरफ से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा जो इदारे की हायरार्की में उनसे कहीं नीचे था। ये तजाद इस हकीकत को उजागर करता है कि हैरेसमेंट रस्मी ओहदे से ज़्यादा ताकत के बारे में होती है। और इस केस में ड्राइवर मोहम्मद दीन ने जिनसी इम्तियाज, पावर डायनामिक्स और सोशल रीइंफोर्समेंट की इनफॉर्मल ताकत का इस्तेमाल करके अपनी एक सीनियर के लिए काम की जगह पर एक होस्टाइल माहौल पैदा कर दिया। ये फिनोमिनन पिद्दरशाही के उन उसूलों की अक्कासी करता है जो ख़वातीन की लीडरशिप पर मुज़ाहमत करते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों के गलबे वाले पेशों में, जहां अथॉरिटी को लाशऊरी तौर पर मर्दानगी के साथ जोड़ दिया जाता है। ताहम जिन्स की बुनियाद पर हैरेसमेंट सिर्फ हायरार्की के बारे में नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इस बात के बारे में है कि कौन शख्स अथॉरिटी इस्तेमाल करने को अपना हक समझता है। यहाँ तक कि एक जूनियर मुलाजिम भी इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर, सोशल रीइंफोर्समेंट और जेंडर प्रिविलेज के जरिए एक सीनियर के लिए काम की जगह पर होस्टाइल माहौल पैदा कर सकता है। और जब खवातीन की अथॉरिटी को नाजायज़ या कमज़ोर समझा जाता है तो उनके कुलीग्स, क्लाइंट्स और यहाँ तक कि उनका मातहत अमला भी हैरेसमेंट को एक इक्वलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रिवायती पावर डायनामिक्स को दोबारा मजबूत किया जा सके। और इससे ये बात मजीद वाज़ेह होती है कि काम की जगह पर हैरेसमेंट जिनसी ख्वाहिश से ज़्यादा कंट्रोल और गलबे के बारे में होती है, जो मर्दों के गलबे को कमज़ोर करने वाली ख़वातीन को सज़ा देने और उन पर नज़र रखने के एक टूल के तौर पर काम करती है। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने काम की जगह पर हैरेसमेंट के खिलाफ कानून साजी में अहम इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर 2010 के एक्ट के ज़रिए, जिसका मकसद ख़वातीन और ख्वाजा सराओं समेत तमाम अफराद के लिए एक महफूज काम का माहौल पैदा करना है। और इस एक्ट को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 2022 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट के स्कोप को मज़ीद बढ़ाने के लिए तरमीम भी की थी। ताहम इन कवानीन की अफादियत उनके मजबूत अदालती निफाज पर मुनहसर होती है। जैसे जैसे कानून आगे बढ़ता है, अदालतों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वो इनकी तशरीह और निफाज ऐसे तरीक़े से करें जो इंसानी वक़ार, सिनफ़ी इंसाफ और काम की जगह पर मुसावात को कायम रखें। फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के चैलेंज करदा फैसले का हवाला देते हुए मजीद कहा गया है कि मज़कूरा वाला नुक्ता नज़र से इस केस को देखते हुए हाई कोर्ट के फैसले में ड्राइवर मोहम्मद दीन के वकील की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर जवाब दहिंदा के वकील ने एतमाद के साथ जवाब दिए हैं। इस पस मंज़र में हमारा ये मानना है कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद करके खारिज किया जाता है। फैसले के इख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि यह बात नोट करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को काम की जगह पर हैरेसमेंट के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कानूनी फ्रेमवर्क के साथ मजीद मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत है। अगरचे 2010 का एक्ट और उसका तरमीमी एक्ट वर्कर्स को हैरेसमेंट से बचाने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है, लेकिन मुल्क अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तशद्दुद और हैरेसमेंट के कन्वेंशन की मुकम्मल तौसीक नहीं कर सका है, जो काम की जगह पर हैरेसमेंट को रोकने और उससे निमटने के लिए एक जामे आलमी मयार कायम करता है। और इस कन्वेंशन की तौसीक और इस पर अमल करने से पाकिस्तान के आइन में दी गई वक़ार, मुसावात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे की गारंटीज़ मजबूत होंगी और वर्कर्स को बेहतर और मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नज़रअंदाज किए गए तबक़ात को। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।